हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था विद्युत विभवांतर कैपिटल V और आपका अपवन वेग Vd, इन दोनों में रिलेशन क्या था और वो रिलेशन क्या था एक बार हम लिखे देते और कहाँ से किस तरीके से आया था। देखिए, स्टार्टिंग में हमने अपवन वेग के लिए एक रिलेशन ड्राइव किया था और वो था E। ये ई स्मॉल ई है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को व्यक्त करता है, कैपिटल ए विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है और बटे एम ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और इसमें के साथ में विश्रांति काल का औसत वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू होती है, वो होती है। अब यहीं से मैंने आपको ये एक रिलेशन बताया था कि चालक की लंबाई मान के चलें एल होती है, ठीक है, स्मॉल एल या जो भी है कैपिटल एल मान के चलेंगे आप। और इससे आपने जो बैटरी जोड़ रखी है उसका विभवांतर आपका कैपिटल बी है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो अपवहन वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के चलेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होंगे। ओके, इसको हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे। तो हमने एक रिलेशन देखा था, E इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध E इक्वल टू V बटे L। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ इसे E की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई थी, तो पुट करने के बाद में हमको मिला था E T बटे ME और इंटू V अपॉन L। ये रिलेशन था हमारा। ओके, इसमें एक चीज ध्यान से समझना, ये तो एवरीथिंग सब कुछ कांस्टेंट है अगर एक ही प्रकार की धातु। क्यों कांस्टेंट है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो विश्रांति काल का औसत मान क्या होता है, ये आप डेफिनेशन में देख चुकेंगे। और Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो यहां से बात आती है कि अगर आपको वीडियो ये रखना है तो यहां से ये देखिए कि ऐसे लग रहा है कि विद्युत ये जो आपका अपवन वेग है चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। अब यहां से देखिए कि ये जो V बटे L रखा है आपने कहां से रखा है, ये यहां से E के बराबर है, विद्युत क्षेत्र के बराबर है। अगर आपको विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रखना है यानी कि इसका मान नियत रखना है, तो अगर आप V का मान बढ़ाते हैं तो लंबाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। आगे ना की बात समझ में? जब आप यहां से देखिए बेटा, जब अपवन वेग आपका नहीं बढ़ रहा क्योंकि विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, चालक की लंबाई चाहे कुछ भी हो, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। यहां पर आपने ये कहा है कि आप विद्युत क्षेत्र को कांस्टेंट रखिए, तो जो अपवन वेग है एक प्रकार की धातु के लिए, वहां पर आपने विद्युत क्षेत्र रख दिया, तो ये आपका अपवन वेग भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विश्रांति काल कांस्टेंट, आवेश भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट। अगर आपने विद्युत क्षेत्र को कांस्टेंट रखिए तो ये सब कुछ कांस्टेंट जो आएगा ये बराबर है अपवन वेग के, तो हर बार ये नियत रहने वाला है। अगर आपने विद्युत क्षेत्र को नियत रखा है तो आपको अगर ये V को बढ़ाना चाहते हो तो लंबाई को भी बढ़ाना चाहोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आपका E नियत है तो देखिए ये इस तरीके से हो गया, मान के चले कि आपका ये विद्युत क्षेत्र आपको 2 न्यूटन प्रति कूलम रखना है, आपका V का मान है जैसे 10 और ये लंबाई है आपकी 5। ओके, तो ये आपको नियत रखने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, अब देख लो। अगर आपको 2 लाना है तो किस तरीके से करना पड़ेगा, अगर आपने विभवांतर का मान 20 किया है तो इसकी लेंथ आपको 10 करनी पड़ेगी, इसकी डबल करनी पड़ेगी। अगर ये आधा किया है तो ये भी आधा करना पड़ेगा इसका, तभी तो ये कांस्टेंट नियत रहेगा क्योंकि दोनों के अनुपात के बराबर है। तो इस बेसिक पर कॉन्सेप्ट हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो अपवन वेग है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता। याद रखना अच्छी तरीके से। कैसे, मेरी बात ध्यान से दोबारा से सुन लेना कि अगर आपने चालक तार की लंबाई बढ़ाई है, अगर चालक तार तो वही, जैसे अगर ये कॉपर का है, तांबे का है, तो ये भी तांबे का है, और आपने इसमें लंबाई बढ़ाई है और विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रखने के लिए इस सूत्र के हिसाब से आपको बैटरी का जो विभवांतर है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, भी बढ़ जाएगा, तभी तो आपको ये E कांस्टेंट मिलेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसलिए आपका जब ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो अब भैया देख लीजिए अपवन वेग भी कांस्टेंट हो गया जब E विद्युत क्षेत्र हो गया कांस्टेंट है तो, है ना। तो भाई यहां से अब ये बात है कि आपने लंबाई बढ़ाई है तो विभवांतर भी बढ़ा दिया, तो इसके आपके लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा, ये तो मैंने लास्ट में डिपेंड करवाया था, क्योंकि लंबाई बढ़ाने से आपका विभवांतर भी बढ़ेगा और विभवांतर बढ़ेगा उसी रेशियो से बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपका B बटे L के अनुसार आपका विद्युत क्षेत्र भी नियत रहने वाला है, और विद्युत क्षेत्र नियत रहने वाला तो अपवन वेग भी नियत रहने वाला है। तो आप उस हिसाब से इस सूत्र में आप ये B बटे L रख दोगे तो आपका अपवन वेग भी नियत रहना चाहिए।
ओके, यहां से इस तरीके से मैंने लिखवाया था, अपवाय वेग यानी कि अपवन वेग चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अब यहां से एक आपको एग्जांपल नंबर 1 है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये सारा चीज हमें फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखवाए ना वो किस तरीके से है उनका मीनिंग समझना। I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये विद्युत धारा कैपिटल आई और अपवन वेग में संबंध है। यहाँ से हमने वीडी की जगह क्या एक फॉर्मूला और निकाला था, I इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई, क्योंकि आपने ये देखा था कि गतिशीलता जो होती है म्यू इक्वल टू होती है वी डी अपॉन कैपिटल ई, ई विद्युत क्षेत्र और वी डी अपवाय वेग। यहाँ से आप वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई कन्वर्ट कर सकते हैं और वो ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, और यानी कि यहाँ से आपको वी डी मिल गया म्यू इंटू ई, और ये वैल्यू आपने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी तो आपको म्यू इंटू ई मिला। तो ये रिलेशन आपके 1 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध क्या है, ये आप बता सकते हैं, इसके आधार पर बता सकते हैं। दूसरी चीज, कभी गतिशीलता ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब आपका एग्जाम्पल नंबर जो बुक है मैं दे रखा है उसको हम कराते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, बहुत सिंपल सा एकदम सरल है। एक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश कैपिटल क्यू का मान समय टी पर निर्भर करता है और वो आवेश दे रखा है आपको Q इक्वल टू 4t की क्यू प्लस 5t प्लस 6 कूलम। तो आपको क्या करना है, 1t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है। एक चीज बताऊं, मैं 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जहां हमें तात्क्षणिक मान निकालना होता है ना, आप अवकलन कर दीजिए, सीधा डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए आप उसको, तो वो आपकी इंस्टेंट वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक मान को ही दर्शाता है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि धारा समय के साथ जैसे परिवर्तित होती है, यानी कि जो धारा होती है अगर किसी एक बिंदु पर किसी एक समय पर निकालते हैं, एक ही समय पर, है ना, एवरेज समय के लिए नहीं निकाला, एक ही समय पर निकालेंगे तो वो तात्क्षणिक धारा कहलाएगी। और तात्क्षणिक मान निकालने के लिए ध्यान रखना, आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया होगा क्या, तात्क्षणिक वेग v इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी। तात्क्षणिक त्वरण पढ़ाया होगा आपको एज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो सबका ये जो फॉर्म है ना अवकलन रूप होता है और अवकलन आपको करना आता है, तो है ना। तो धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है ये आपको पता होना चाहिए, सीधा लिखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि धारा का तात्क्षणिक जो मान है वैल्यू है वो क्या होती है बच्चों, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहां से आप Q की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो और आप ऐसे लिख सकते हो D अपॉन डी टी, और जो की Q वैल्यू है यहां पर पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4t की क्यू प्लस 5t प्लस 6। ओके, धारा का जो मात्रक है वो क्या आने वाला है, लास्ट में एम्पियर आने वाला है, तो लास्ट में एम्पियर रख देंगे हम। ओके, अब आपको यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 3, 1 2 3। तो ये जो अवकलन रूप है किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, टी के रिलेटिव में हो रहा है। ओके, तो यानी कि वैसे भी आपको पता है समय के साथ में जो कुल आवेश प्रवाह की जो परिवर्तन की दर होती है उसी को तो आप विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से निकालिए 4 5 6 ये सब कांस्टेंट है। तो देखिए आप जब इसके अंदर मल्टीपल करोगे तो 4 तो आगे लिखे देता हूं, तो पहले आपको अवकलन करना है किसका, टी की घात 3 का, टी की क्यूब का करना है, प्लस 5 कांस्टेंट है तो आगे लिख लेंगे इसको। इसमें क्या हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी टी इंटू टी, और प्लस भैया इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे 6 तो आगे लिख लो, बाकी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, लास्ट में लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट ये डी अपॉन डी टी, क्योंकि टी इसमें है ही नहीं। ओके, अब अपन करते हैं क्या कि जो भी पावर होती है उसको आगे आप गुणांक में कोफिशिएंट में लिखते हैं, फिर उसमें से एक लेस करके लिखते हैं। तो 4 इसका अगर ये जो भी है वो मल्टीपल में आगे आ जाएगी, जो घात होती है पावर होती है 3। कौन सा फॉर्मूला अपना रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, जो भी पावर होती है उसको आप आगे लिखते हैं, फिर उसमें से एक लेस करके लिखते हैं, वापस फिर x का करते हैं तो वो 1 आ जाता है। इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया है। ओके, n की जगह आपके यहाँ पर घात 3 है और x की जगह यहाँ पर t है, बस इतना सा अंतर है ना। तो t इंटू टी की पावर कितनी हुई, 3 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 5। अब t की पावर भैया यहाँ पे कितनी है, जो कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 आगे हो गया।
इंटू टी की पावर में से एक लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 बचेगा और प्लस इसमें टी है ही नहीं तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो कैसे आ जाएगा आपने और पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पे टी नहीं है ना तो आप इसको देखो क्या मान सकते हैं, मैं रफली इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि जैसे 6 है तो आप इसको 6 इंटू टी की पावर 0 मान सकते हो भैया। क्यों? क्योंकि 6 को मैं 6 इंटू 1 लिख सकता हूं और 1 को मैं टी की पावर 0 लिख सकता हूं। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो भी पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में यानी कि कोफिशिएंट में आएगी तो 6 इंटू 0 आपका सबको ये 0 हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो सिंपली रूप है और लिख सकते हैं इक्वल टू, ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, तात्क्षणिक धारा I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी के लिए चल रहा है। 4 इंटू 3 12, 12 टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 5 और इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1 टी की पावर हो जाएगी आपकी 0 और 0 टी की पावर जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 12 टी स्क्वायर प्लस 5 हुआ। अब आपसे पूछा है कि टी इक्वल टू 1 सेकंड पर वैल्यू निकालिए, तो टी इक्वल टू आपको क्या रखना भैया 1 सेकंड। 1 सेकंड इसमें पुट रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको तात्क्षणिक धारा I इक्वल टू 1 सेकंड रखने पर लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 12, एक का स्क्वायर आएगा, एक का स्क्वायर एक ही रहने वाला है प्लस 5, इसमें टी है ही नहीं तो ये सब कुछ किस में इसका मात्रक क्या चल रहा है एम्पेयर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। तो ये अब इसको आप इजीली देख सकते हो, तो कितना हो गया 17 एम्पेयर, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसको आप रफ कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है हम उसको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5.2 जो आपका पेज नंबर है वो पेज नंबर है 99 नंबर पेज पर ये दे रखा है आरबीएससी बुक में। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सरल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है कि 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में देखिए मैं मान सकता हूँ, देखो ये जो आपका तांबे का तार है ना, जरा ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा, ये कॉपर तार है, तांबे का तार है। इसके सामने वाला जो दिख रहा है आपको, इस तरीके से मैं यूं क्रॉस करूं तो इतना हिस्सा क्रॉस करके जाएगा, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी, जरा ध्यान से देखें तो ये दे रखी है, जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं, फिर आराम से न्यूमेरिकल को समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसमें 11th क्लास का थोड़ा सा प्रयोग होगा, वो क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन करने से पहले जो गिवन है ना आपको वो लिख लीजिए जो आपको दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्षेत्रफल को आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है, क्षेत्रफल की यूनिट होती है। अब ये कह रहा है कि क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको जो करंट, जो विद्युत धारा कैपिटल आई से जो डिनोट करते हैं वो दे रखी है 1.5 एम्पियर। ओके, इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाय चाल जिसे हमने अपवाय वेग में पढ़ा है ना, वो ही मैंने बताया था। औसत अपवाय चाल क्यों बोला, मैंने आपको बताया था कि जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, तो उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण उसमें सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हुए एक अंतिम निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं और उस निश्चित वेग को, अंतिम वेग को हम अपवाय वेग या उस औसत वेग को हम अपवाय वेग या अगर उसकी डायरेक्शन ले ली जाए तो औसत चाल कहते हैं। ओके, आपको VD चाल का आकलन कीजिए, तो VD यानी कि अपवाय वेग यानी कि चाल का मान निकालना है। ओके, अब क्या करा कि मान लीजिए कि तांबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। क्योंकि अब भैया आवेश प्रवाह की दर को तो आप नेट आवेश प्रवाह की दर को तो विद्युत धारा कहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना।
मतलब ये कि आप जितना भी द्रव्यमान दिया हुआ है उसमें तांबे की मतलब परमाणु की संख्या निकाल लो और परमाणु की संख्या मिल गई तो आपको इतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। केवल ध्यान रखना एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, योगदान करता है। तांबे का इलेक्ट्रॉन घनत्व जो दे रखा है, घनत्व आप ध्यान से सुनना, क्या मतलब होता है घनत्व का? घनत्व D बराबर 9.0 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर की क्यूब दे रखा है, ये दे रखा है। तथा इसका परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु का जो द्रव्यमान दे रखा है, तांबे के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, जिसको कैपिटल M या परमाणु भार भी कह सकते हैं अपन, 63.5 AMU। AMU आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया होगा, ना पढ़ा होगा तो हम आपको नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसको हम 63.5 यूनिट भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, यूनिट में भी लिख सकते हैं। और यही हमारी यूनिट जो 1 ग्राम के बराबर होती है, 1 यूनिट 1 ग्राम, तो 63.5 यूनिट मतलब 63.5 ग्राम हुआ। ये चीज आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। आपको ये जो दे रखा है अणु भार जो दे रखा है, एक परमाणु का जो दे रखा है, परमाणु भार जो दे रखा है वो दे रखा है। तो भैया आपसे ये चीज दे रखी है और आपसे वीडी का मान पूछा है, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वीडी आपको निकालना है। ये घनत्व आपका कहाँ प्रयोग होगा, इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए सूत्र हमारे पास पता है, चूंकि I = NE/AVD। ये कहाँ पे बताया मैंने? विद्युत धारा और अपवाय वेग में जो संबंध होता है उस समीकरण के द्वारा। ये समीकरण को आप लिख लेंगे और यहां से मुझे VD निकालना है, तो भैया आप इसको VD = लिख सकते हैं। VD आप इधर छोड़िए तो ये सारी चीजें इधर बटे में आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा I/NE/A। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, I विद्युत धारा दी हुई है। भैया n मुझे अगर मिल जाए, n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे करें? तो देखो, या तो आप डायरेक्टली इस सूत्र का प्रयोग कर लो कि n = जो दिया गया द्रव्यमान है स्मॉल m, जो आपको दिया गया द्रव्यमान ये है, मैं बताऊंगा क्या मतलब है इसका, m का बटे कैपिटल M इंटू आवागाद्रो की संख्या। या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो आप थ्योरेटिकल भी समझा के मैं दोनों तरीके से मैं बता सकता हूँ। देखो पहले समझते हैं कि घनत्व का मतलब क्या है, कि भैया घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि एकांक आयतन में पाए जाने वाले जो भी अणु है या परमाणु है या कण है, उनका जो द्रव्यमान होता है उसको आप घनत्व बोलते हैं बटे आयतन। तो आपको ऑलरेडी ये घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन दे रखा है, यानी कि आयतन कितना है भैया? 1 मीटर की क्यूब। तो 1 मीटर की क्यूब में पाए जाने वाले जितने भी तांबे के परमाणु हैं उनका द्रव्यमान आपको दे रखा है, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ओके, आई बात समझ में? कैपिटल M अणु भार, यानी कि परमाणु भार जो दे रखा है हमें ये रहा, उसको हम लिख देंगे। ओके, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि ये किलोग्राम में दे रखा है और हमारा जो मात्रक है वो SI मात्रक में ही निकलने वाला है, ये ध्यान रखना। और कैपिटल N आवागाद्रो की संख्या कितनी होती है? 6.03 इंटू 10⁻23। ओके, क्या मतलब चाहे तो ऐसे समझ लो डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे समझ लो। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे निकालना है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चा पार्टी ध्यान से सुना, क्या कि मुझे स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है और स्मॉल n को मैं जानता हूं आवेश घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व मान सकते हैं, ये मैंने बता रखा है वहां पर। इलेक्ट्रॉन घनत्व को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एकांक आयतन में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वो मुझे जो घनत्व दे रखा है वो ऑलरेडी एकांक आयतन का दे रखा है, उसका द्रव्यमान दे रखा है। भाई जितने भी परमाणु आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, बट मुझे ये पता है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम में, यानी कि 1 मीटर की क्यूब के आयतन में, जिसे हम एकांक आयतन बोलते हैं, वो दे रखा है बेटा इतना मास। तो इतना मास दे रखा है, तो मुझे एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाए, तो मुझे ये दे रखा है, तो दिए गए द्रव्यमान में एक परमाणु के द्रव्यमान से मैं भाग कर देता हूं, तो मुझे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, कुल परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी। और मुझे उसमें निकालना है तो मुझे आवागाद्रो की संख्या तो निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी समझा जाता है कि 63.5 ग्राम परमाणु जो द्रव्यमान है उसमें पाए जाने वाले
तांबे के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो आवागद्रो संख्या Na के बराबर होगी। तो मैं चलो Na लिख देता हूं इसको। ये कहाँ है, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला रहा है और मैं समझाऊं। जैसे भैया कार्बन की बात करें 6C12 मोस्टली 12 लेते हैं द्रव्यमान, बाकी इसके बहुत सारे आपके समस्थानिक होते हैं, वो आप देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये परमाणु द्रव्यमान 12 है तो 12 ग्राम बोल सकता हूं मैं, या 12 यूनिट बोल सकता हूं भैया, या मैं 12 AMU लिख, इस तरीके से हो जाता है ये। तो 12 यूनिट में पाए जाने वाले कणों की जो संख्या होती है, कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है, वो हमारी आवागद्रो की संख्या के बराबर होती है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। बात आती है क्या कि जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, ये रफली ये सारा सब कुछ ध्यान रखना। मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के लिए जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है 7N14 है। तो 14 ग्राम में पाए जाने वाले अणुओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, वो भी आवागद्रो की संख्या के बराबर होती है। तो सेम कंडीशन यहां पर है, क्या लिखोगे कि 63.5 ग्राम में पाए जाने वाले तांबे के परमाणु के द्रव्यमान होता है आपका Na आवागद्रो की संख्या भैया, और 1 ग्राम में पाए जाने वाले कितने हो जाएंगे Na बटे आपका 63.5 ग्राम भैया। और इसको मैं केजी में बदलूं तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, बता भी सकते हो। जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो भैया 1000 का भाग का मतलब है 10 की घात -3 से गुणा, तो ये बदल गया केजी में। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये मतलब मैं इसमें ये किलोग्राम में बदलना चाहता हूं तो ये 10 की घात -3 केजी में पाए जाने वाले तांबे के परमाणुओं की संख्या आवागद्रो की संख्या के बराबर। तो भैया 1 kg में कितना मिलेगा, तो 63.5 गुना 10 की घात -3 kg नीचे आ जाएगा ये। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट मुझे निकालना है एकांक आयतन में कितने द्रव्यमान दे रखा है, इतने, तो इतने द्रव्यमान में निकालूंगा तो इतने की गुणा यहाँ करूंगा और इतने की गुणा यहाँ कर दूंगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तब भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे घनत्व दे रखा है। घनत्व का मतलब है एकांक आयतन में पाए जाने वाले परमाणुओं के द्रव्यमान, जो कार्बन पर तांबे के परमाणु हैं। और भैया जितने परमाणु होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि एक परमाणु सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है धारा में। तो क्लियर हुआ? तो आप सीधा सीधा ऐसे या तो इस फॉर्मूले से निकलो, है ना, मैं लिख देता हूं अच्छी तरीके से, ये लिखा हुआ है। एकांक आयतनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर यहां से निकालेंगे, क्या दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m बटे परमाणु भार कैपिटल M और इनटू आवागद्रो की संख्या। भैया स्मॉल m क्या है हमारा, स्मॉल m दे रखा है 9.0 यानी कि 9 ही छोड़ देंगे हम इसको, 10 की घात 3 kg हो गया पर मीटर के क्यूब में निकाले तो। ओके, बटे ये 63.5 गुना 10 की घात -3 केजी, ये भी हो जाएगा, केजी से केजी लास्ट में कैंसिल होगा, इनटू Na। आवागद्रो की संख्या की वैल्यू कितनी होती है 6.02 भी लिख देते हैं कहीं, इनटू 10 की घात 23। ये हो गया, स्मॉल n का मान मिल गया। अब भैया जब स्मॉल n का मान यहां मिल गया, ये वैल्यू आप पुट रख दो कर दो, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए Vd इक्वल टू नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, I का मान आपका 1.5 एम्पियर दे रखा है? और बटे n, स्मॉल n यहां मिलेगा, स्मॉल n का मान कितना है निकालिए, 9 इंटू 10 की पावर 3 और भैया नीचे बटे इंटू 6.02 गुणा 10 की घात 23। ओके, बटे 63.5 गुणा 10 की घात -3। और भैया वेलोसिटी का मान निकालें, चाल का मान निकालें, मात्रक मीटर प्रति सेकंड में आने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो इसकी वैल्यू दे रखी है, अब आप खुद कैलकुलेशन करोगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर पहुंच जाएगा तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या पाओगे, इसको अच्छी तरीके से देखना। ये इसका जो मान है वो आ रहा है, मैं आपको डायरेक्टली देख के बता रहा हूं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके निकालना है। Vd इक्वल टू 1.10 गुणा 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकंड। अब भैया मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये वैल्यू 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड में भी मैं लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, बड़े इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर घात बढ़ाना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, जरा देख लीजिए। 10 की घात -4 लाना चाहता हूं तो मुझे पॉइंट की तरफ खिसकाना पड़ेगा। भाई ढंग से देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए, मुझे पॉइंट क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते, 10 की घात -4 में भी ला सकते हैं अपन। अब यहां से ये वैल्यू इतनी कम होते से, वेग का मान इतना कम होते से होते
तो जैसे हम स्विच दबाते हैं तो तुरंत बल्ब क्यों जल जाता है, ये कॉन्सेप्ट मैं अब इसके बाद में बताने वाला हूं। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अभी आपने पीछे देखा कि तांबे में जो अपवाय चाल का वेग का जो मान है वो 1.10 गुणा 10 की घात -3 मीटर प्रति सेकंड। आप 10 की घात -4 में भी लिख सकते हैं क्या कि Vd इज इक्वल टू 11.0 गुणा 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। एक ही बात है, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि क्या कि अपवाय चाल यानी अपवाय वेग का मान इतना कम होने के बावजूद भी, जैसे कोई वायर होता है, बहुत लंबा तार होता है और उससे कोई बल्ब जला हुआ होता है, जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं तो स्विच ऑन करते ही वो तुरंत जलता है, जबकि ये तो वेलोसिटी तो बहुत ही कम है। और कितनी कम है जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर 1 मिनट, देखो इसका मतलब क्या बेटा, 11 बटे ये 10 की घात, देखिए ऊपर -4 है, नीचे जाएगी तो +4, 10 की घात 4, यानी कि 11 बटे 0.0 बटे 10 की घात 4 का मतलब है एक के आगे कितनी जीरो, 1 2 3 4, ओके, मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। अब ध्यान से सुनना कि और जब मैं इसमें 10,000 का भाग दूंगा तो ये 4 अंक इधर और खिसकेंगे तो 0.0011 मीटर प्रति सेकंड, कितना कम वेग आया, यानी कि 1 सेकंड में इतने मीटर चलेगा। तो भैया 1 मीटर चलने में लगभग 15 से 16 मिनट का टाइम लग सकता है। तो जब 1 मिनट में 1 मीटर को 15 से 16 मिनट लगते हैं तो फिर इतनी जल्दी क्यों होता है। ये कुछ ऐसे है कि मान के चले ये पाइप है और इस पाइप में पहले से ही फुल पानी भरा हुआ है, वो किधर निकला हुआ नहीं है, फुल पानी भरा हुआ है, ओके। अब इस पाइप के इस सिरे को जैसे ही, ये आप सब जानते हैं, जैसे ही मैं किसी आने पानी वाले पाइप से जोड़ता हूं या मोटर से जोड़ता हूं, जिसमें से समर से जोड़ता हूं, जिसमें से पानी आ रहा है, तो तुरंत यहां इसमें पानी आते एकदम यहां जैसे जोड़ा तो तुरंत यहां निकलने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया यहां पर जैसे ये बल लगाएगा आने वाला पानी, तो पानी वाला जो लगाता है बल फोर्स, जो प्रेशर जो लगाता है, वो यही नहीं लगाएगा झटका, वो सारे पे एक साथ लगेगा। जब सारे पे एक साथ लगेगा तो यहाँ तो तुरंत ये जो इसके इधर वाले कोने वाले ये सबसे पहले निकल जाएगा। सेम कंडीशन ये होती है कि जैसे ये चालक तार है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सारे में होते हैं, कहीं एक तरफ तो होते नहीं है। तो जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक साथ झटका लगता है। तो ये जो बल्ब के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो बल्ब वहां लगा रहता है वायर, वो उसके पास में तुरंत पहुंच जाते हैं। आई ना ये बात समझ में? ऐसा नहीं है कि यहां से आपने जैसे बैटरी को जोड़ा तो मान के चले ये पहले ये इलेक्ट्रॉन चले, फिर मान के ये इलेक्ट्रॉन चले, फिर ये चले, फिर ये से नहीं, ऐसा नहीं, एक साथ टर्न होते हैं। एक कहानी ऐसे है कि मान लो किसी पंक्ति में बहुत सारे विद्यार्थी सेना खड़े हैं, तो मैं उनको एक साथ बोलता हूँ कि दाएं तरफ मुड़, तो ऐसा नहीं कि पहले इसको सुनाई दिया ये मुड़ेगा फिर ये मुड़ेगा, वो एक साथ मुड़ेंगे। सेम कहानी यहां होती है। कैसे? दोबारा से समझना कि एक पानी से भरे हुए पाइप में जिसमें पानी नहीं बह रहा है, वो शांत है और वो निकाला नहीं हमने, ऐसे छोड़ भरा हुआ है फुल। तो अगर मैं इसको किसी भी पानी वाले स्रोत से जोड़ता हूं, पाइप से जोड़ता हूं, तो पाइप जोड़ते ही तुरंत फटाफट इससे पानी निकल जाएगा। जबकि ऐसे नहीं होता। अगर ये पूरा पाइप खाली होता, ये पूरा पाइप खाली होता और तब जोड़ता, तब ये पानी यहां से चलता और धीरे धीरे जब आता तब ये निकलता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पहले से ही पानी भरा हुआ है, तो जैसे यहाँ पानी प्रवेश करेगा तो सारे पे एक साथ धक्का लगाएगा। कभी आपने देखा होगा कि पाइप में जैसे पानी भरा हुआ होता है, सिंचाई करते हैं हम, तो उस कंडीशन में जैसे ही पानी पहले से पाइप में भरा हुआ है, ट्यूबवेल जैसे चलती है, उसमें से पानी आता है तो फटाफट यहाँ से तुरंत निकल जाता है वो पानी। अगर भरा हुआ है, खाली है, तो फिर वो धीरे धीरे चल के जब आएगा अपनी स्पीड से। ये कहानी इसमें होती है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के साथ में जैसे ही विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे में जो फैले हुए होते हैं, इस वाले कॉर्नर पर, सभी कॉर्नर पर होते हैं, वो एक साथ उन पर धक्का लगता है, एक साथ बल लगता है, और वो बल होता है F = QE, जिसके कारण वो इधर चलते हैं। और तो ये जो बल्ब वाले पास वाले होते हैं, जैसे मान के चले ये तार है और ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, और जैसे आपने जोड़ा तो यहाँ भी सारे में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जैसे मैंने इसको विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो एक साथ यहाँ जो बल्ब वाले इलेक्ट्रॉन, इन पे भी फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा ये बल्ब में पहुंच जाएगा, तो ये इसमें इसको बल्ब को ग्लो कर देंगे, जला देंगे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है।